अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लॉ गेट की तैयारी के हवाले से आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के वो केसेस जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। ये 8 इम्पॉर्टेंट केसेस हैं और आज के इस लेक्चर में हम 8 के 8 केसेस देखने वाले हैं। चूँकि इन केसेस की तफसील मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ तो बहुत ज़्यादा तफसील शेयर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जिन्हें हम फैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, जो केस के फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो आज हम फैक्ट्स पे एम्फेसाइज कम करेंगे और उन क्वेश्चंस पे, उन इम्पॉर्टेंट सवालात पे एम्फेसाइज हमारा ज़्यादा होगा जो कि लॉ गेट के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी तैयारी के हवाले से भी अहम है। अगर आप इन केसेस में ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और जिस तरीके से मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इसी तरह से याद कर लेंगे तो इस सब्जेक्ट में 5 से 5 नंबर लेना इंतहाई आसान है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त क्या है कि जिस तरह मैं आपको करवाऊंगी, जिस तरह मैं आपको बताऊंगी, आपने उसी तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपने तैयार करने हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले केस से, जो कि है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वर्सेस गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस के वजूद में आने से पहले मैं आपको 2 लाइंस में इस केस के वजूद का बताती हूँ कि ये केस वजूद में कैसे आया। ये केस तब वजूद में आया जब 1954 में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को डिज़ोल्व कर दिया। अब कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जब डिज़ोल्व हुई तो सबसे ज़्यादा जिस शख्स का नुकसान हुआ वो था कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का प्रेसिडेंट, जिसका नाम मौलवी तमीज़ुद्दीन खान था। और मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने इस फैसले के ख़िलाफ़ जब कोर्ट से रजू किया तब ये केस वजूद में आया। ठीक है, ये मुख्तसर हक़ाइक़ हैं, अगर आप सिर्फ इतना ही याद रख लेते हैं तो भी आपके सिलेबस के हवाले से काफ़ी हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। सबसे पहले जो अहम सवाल है लॉ गेट के हवाले से वो ये है कि जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान है वो कौन था। मौलवी तमीज़ुद्दीन खान वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली। फिर अगला सवाल जो कि इस केस के हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली तो डिज़ोल्व की, लेकिन की किसने? किसने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को डिज़ोल्व किया, गवर्नर जनरल ने या ग़ुलाम मोहम्मद ने? तो देखें ये दोनों बातें ही ठीक हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा क्या होता है, एग्जामिनर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है वो किसने डिज़ोल्व की। ए ऑप्शन में गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन में ग़ुलाम मोहम्मद। अब आप कंफ्यूज हैं कि गवर्नर जनरल भी ठीक है और ग़ुलाम मोहम्मद भी ठीक है, फिर उसने एक सी ऑप्शन दिया होता है, बोथ ए एंड बी। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर सवाल आ जाए तो थोड़ा सा आपने रिवाइज़ करना है इन केसेस को। फिर सवाल पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने किसको डिज़ोल्व किया, तो जवाब है इसका कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को। इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल निकलता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है ये डिज़ोल्व कब की गई, तो 24 अक्टूबर 1954 को ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है ये डिज़ोल्व की गई। अब सवाल को मज़ीद थोड़ा सा मोल्ड करते हैं और मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि 24 अक्टूबर 1954 को क्या चीज़ डिज़ोल्व की गई। तो आपका जो जवाब है वो ये होगा कि 24 अक्टूबर 1954 को कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली डिज़ोल्व की गई। अब यहाँ तक मैं आपको सीधा सीधा जो सवालात हैं वो बताती हूँ। सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये जानना है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन खान कौन थे। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के प्रेसिडेंट थे। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली किसने डिज़ोल्व की थी? गवर्नर जनरल ने डिज़ोल्व की थी। गवर्नर जनरल का नाम क्या था? ग़ुलाम मोहम्मद था। और गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कब डिज़ोल्व की थी? 24 अक्टूबर 1954 को। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, अगर मोल्ड करके आ जाएं तो फिर आपने उसी के मुताबिक जवाब देना है, अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है तो आपको इसका जवाब पता होना चाहिए। अब यहाँ तक बात की हमें समझ आ गई कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली है गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने डिज़ोल्व कर दी। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का हुआ, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था उसी असम्बली का जिसको ख़त्म किया गया था। अब आगे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने क्या किया? मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने गवर्नर जनरल के इस फैसले के ख़िलाफ़ 2 रिट पेटिशंस दायर की। कौन सी कोर्ट में की? सिंध हाई कोर्ट में की। ठीक है, यहाँ पे 3 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने रिट पेटिशन किसके ख़िलाफ़ की? गवर्नर जनरल के उस फैसले के ख़िलाफ़ जहाँ पे उसने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को डिज़ोल्व किया था। फिर उसने क्या किया? 2 रिट पेटिशंस दायर की। 2 रिट पेटिशन भी इम्पॉर्टेंट है। फिर रिट पेटिशंस के नाम हैं
क्यूवरेंटो और मैंडामस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी एग्जामिनर आपको दोनों ही रिट दे के पूछ लेता है, कभी एक देता है और दूसरा जो है ऑप्शन में दे देता है। तो अगर आपको क्यूवरेंटो और मैंडामस का पता होगा तभी आपको अगला जो आंसर है वो पता चलेगा। अब फिर एक क्वेश्चन है कि ये जो रिट पिटिशंस हैं ये कहाँ दायर की गई, ये सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई। यहाँ पे एक और सवाल इम्पॉर्टेंट है कि ये जो रिट पिटिशन है कौन से आइन के तहत दायर की गई। उस वक्त तो आइन आपका था ही नहीं, आपको तो आइन मिल रहा है 1956 में। तो ये जो रिट पिटिशन है कौन सा कानून था जिसके तहत मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने जाके क्यूवरेंटो और मैंडामस दायर की सिंध हाई कोर्ट में। तो उसका जवाब ये है कि ये जो रिट पिटिशंस हैं ये सेक्शन 223A गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत दायर की गई। ठीक है, उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो सेक्शन 223A है वो बिल्कुल ऐसे ही अफेक्ट रखता था जिस तरह आज आपके आइन का सेक्शन 58(2)B रखता है। ठीक है, फिर एक और छोटा सा कंसेप्ट है वो ये कि सिंध हाई कोर्ट ही क्यों, क्योंकि हमारे पास आइन नहीं था तो उस वक्त जो कोर्ट थी उसको सिंध हाई कोर्ट कहा जाता था। दैट्स वाई जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान है उसने 2 रिट पिटिशंस सिंध हाई कोर्ट में सेक्शन 223A के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो पिटिशन है वो दायर की। फिर आपसे सवाल पूछ लिया जा सकता है कि ये जो 223A का सेक्शन है इसका स्टेटस क्या था, क्या ये कानूनी तौर पे लीगल था या वैलिड था। तो नहीं, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का सेक्शन 223A है ये इनवैलिड था। क्यों इनवैलिड था, क्योंकि इस सेक्शन को वैलिड होने के लिए ज़रूरत थी स्टैम्प की, और वो जो स्टैम्प लगानी थी वो गवर्नर जनरल ने लगानी थी। चूँकि वो स्टैम्प मौजूद नहीं थी, असेंट मौजूद नहीं थी, दैट्स वाई ये जो सेक्शन 223A है ये इनवैलिड था। फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चीफ़ कोर्ट सिंध का फ़ैसला है वो किसके हक़ में आया था। तो यहाँ पे जो जवाब है वो ये है कि चीफ़ कोर्ट सिंध का जो फ़ैसला था वो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के हक़ में और फेडरेशन के ख़िलाफ़ आया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखें, जब भी फ़ैसला किसी के हक़ में आता है और जो दूसरी पार्टी है जिसके ख़िलाफ़ आता है तो ख़िलाफ़ आने वाली पार्टी क्या करती है, अपील करती है। कहाँ पे जाके करती है, वो सुप्रीम कोर्ट में करती है। ठीक है, अब ये बात है 1954 की, उस वक्त तो था नहीं, आइन ही नहीं था हमारे पास, उस वक्त तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ही नहीं थी। तो फिर कौन सी कोर्ट थी, उस वक्त थी फेडरल कोर्ट। तो जब चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध का फ़ैसला फेडरेशन के ख़िलाफ़ आया तो फेडरेशन ने अपील दायर की फेडरल कोर्ट में, और जो फेडरल कोर्ट है उसने क्या किया, फेडरल कोर्ट ने सस्पेंड किया चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध के फ़ैसले को। ठीक है, और वैलिड करार दिया ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिसोलेशन थी उसको। किस बुनियाद पे वैलिड करार दिया था, उसने कहा था कि ये जो 223A सेक्शन है जिसके तहत पिटीशन दायर की गई है ये तो वैलिड ही नहीं है, ये तो वैसे ही इनवैलिड है। ठीक है, तो जब एक सेक्शन ही इनवैलिड है तो कौन सा इंसाफ और कैसा इंसाफ, कहाँ का इंसाफ, कोई इंसाफ नहीं है। सस्पेंड है फैसला चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध का। अब यहाँ पे एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि ये जो 2 पिटिशंस थी ये किसने दायर की थी, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने या मौलवी तमीज़ुद्दीन खान ने। तो जो भी सवाल आपको दिया जाए, अगर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऑप्शन है तो ये ठीक है, अगर मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का ऑप्शन है तो ये ठीक है, और अगर दोनों ही हैं तो फिर A एंड B लाजमी दिया गया होगा वो ठीक होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो फ़ैसला था फेडरल कोर्ट का वो कौन से जजेस ने दिया था, कितने जजेस का बेंच था और चीफ़ जस्टिस का नाम क्या था। 5 जजेस का बेंच था, मोहम्मद मुनीर चीफ़ जस्टिस था। ठीक है, और ये जो फ़ैसला है इसमें एक जज इस फ़ैसले के साथ मुत्तफ़िक नहीं था। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा जज था जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान में बेंच के फ़ैसले के साथ मुत्तफ़िक नहीं था, तो उसका नाम है A.R. कॉर्निलियस। तो जो फेडरल कोर्ट है उसका फ़ैसला चीफ़ कोर्ट ऑफ सिंध के ख़िलाफ़ आया। ठीक है, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान के भी ख़िलाफ़ आया।
और चीफ कोर्ट ऑफ सिंध का जो फैसला है वो बिल्कुल सस्पेंड कर दिया था। और बाद में उसको वैलिडेशन जो मिलती है, इस केस में जो फैसले को वैलिडेशन मिलती है वो फेडरल कोर्ट के फैसले से मिलती है। और फिर इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो एडवोकेट है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान की तरफ से जिसने केस लड़ा, उसका नाम था AK बोहरी एंड मंजूर कादिर, और जो फेडरेशन की तरफ से थे वो मियाँ अब्दुल रशीद, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड SM ज़फ़र, ये दोनों थे। ठीक है, अब ये जो केस है इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, आपने देखा इसमें एक तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का जो ओहदा है, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान की जो डेजिग्नेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, फिर गवर्नर जनरल का नाम इम्पॉर्टेंट है, फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि जो असम्बली है किसने रिज़ॉल्व की थी, चीफ़ जस्टिस का नाम इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो इम्पॉर्टेंट है, फेडरल कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है वो इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 223A और साथ में जो रिट पेटिशंस के नाम हैं वो अहम है। अब जो एग्जामिनर है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस तरह से देता है, लेकिन आपने जो इस केस के सवालात करने हैं वो बिल्कुल ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने आपको करवाए हैं। किसी बात की समझ ना आए तो वो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा ताकि मैं आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझा सकूं। ये जो केस है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वही क्वेश्चन जब मोल्ड हो जाते हैं तो फिर उनकी तादाद बढ़ती है। अब ये आप पर मुनहसर है कि आपने क्वेश्चन को मोल्ड करते हुए एग्जामिनर के माइंड के हिसाब से किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, तो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में यही इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट केस जो कि है स्टेट वर्सेस डोसो एंड अदर्स। ये केस क्या था, ये केस एक आम सा कत्ल केस जो कि बलूचिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट लोरालाई में हुआ, जिरगा के सामने आया। जिरगा ने जो है वो सज़ा दे दी डोसो को अपने रेगुलेशन के तहत, और इस सज़ा के ख़िलाफ़ जब डोसो की फैमिली जाती है हाई कोर्ट में तो उसके बाद जो मामलात होते हैं वो बाद के मामलात ने इस केस को हाई प्रोफाइल बनाया। वैसे ये जो केस था इतना हाई प्रोफाइल था नहीं। ठीक है, वो बाद के मामलात ने कैसे इसको हाई प्रोफाइल बनाया वो हम इसकी डिटेल में देखते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो फैक्ट है इसका वो यही है कि सादा सा कत्ल केस था, बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट में हुआ, और उसके बाद जब हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई जिरगा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो मज़ीद मामला सामने आते आते एट द एंड ये जो केस है ये हाई प्रोफाइल केस होते हुए लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का हिस्सा बना। अब इस केस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको क्वेश्चन आंसर की सूरत में बताऊंगी। सबसे पहले ये केस किसके मुतालिक था, ये केस एक सिंपल मर्डर केस था, यानी कि मर्डर के मुतालिक था। किसने किया था, डोसो नामी बंदे ने किया था। कहाँ पे किया था, बलूचिस्तान की डिस्ट्रिक्ट लोरालाई में किया था। ठीक है, अब जब मर्डर हुआ था उसकी सज़ा भी तो मिलनी है ना, तो डोसो को सज़ा के लिए किसके सामने पेश किया गया, किस तरीके से पेश किया गया और कौन से एक्ट के तहत उसको सज़ा दी गई। जो डोसो है उसको एल्डर्स की कौंसल, जिसको लोया जिरगा कहते थे बलूचिस्तान में, उनके सामने पेश किया गया। लोया जिरगा के पास उस वक्त एक रेगुलेशन जिसको फॉरेन टायर क्राइम रेगुलेशन कहते थे, FCR 1901 का, ठीक है, वो एक उनके पास रेगुलेशन था। उसके सेक्शन 11 के तहत जिरगा ने डोसो नामी बंदे को सज़ा दे दी। अब जब डोसो को सज़ा हुई तो उसकी फैमिली ने क्या किया, देखें, जब भी सज़ा होती है तो उसके ख़िलाफ़ पेटिशन दायर की जाती है। तो डोसो की फैमिली ने क्या किया, पेटिशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में। अब जब लाहौर हाई कोर्ट में पेटिशन दायर हुई तो ये जो पेटिशन है ये कौन से आर्टिकल या कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुई, वही वाली बात है कि कौन से लॉ के तहत हुई। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 के आर्टिकल 5 और आर्टिकल 7 के तहत जो डोसो की फैमिली है उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेटिशन दायर की और उन्होंने कहा कि ये जो जिरगा का फ़ैसला है इसको गलत करार दिया जाए, ये लॉ के ख़िलाफ़ है और ये एक शख्स के जो राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके भी ख़िलाफ़ है। अब जब लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम मामला देखे और हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला दिया तो जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था वो डोसो के हक़ में था और जिरगा के ख़िलाफ़ था। और साथ में उन्होंने FCR 1901 के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने FCR को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, गैर आइनी करार दिया कि ये तो आइन के ख़िलाफ़।
ठीक है। और साथ ही जो जिरगा का फैसला था उसको नल एंड वॉइड करार दिया। अब जो अगला क्वेश्चन इस केस के हवाले से इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया तो जिरगा ने क्या किया, जो एल्डर्स की कौंसल थी उसने क्या किया, उसने अपील की लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़। कहाँ पे अपील की? सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 1958 को फ़ैसला करना था उस अपील का, जो अपील एल्डर्स ने की थी। होता ये है कि 13 अक्टूबर आने से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चेंज आता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि वो चेंज क्या था। वो चेंज ये था कि मार्शल लॉ लग जाता है। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मार्शल लॉ किस तारीख को लगा? 7 अक्टूबर 1958 को लगा। ये मार्शल लॉ किसने लगाया था? सबसे पहला मार्शल लॉ अयूब खान ने लगाया था। ठीक है, अयूब खान ने किस टाइटल के तहत ये मार्शल लॉ लगाया या चार्ज संभाला? तो अयूब खान ने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अबोरोगेट किया था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, जैसे ही मुल्क में मार्शल लॉ लगता है, जो आपकी असम्बली हैं वो टूट जाती हैं और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म हो जाता है, अबोरोगेट हो जाता है। अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूँगी। जो अपील है वो 1956 के आइन के तहत की गई। हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है वो 1956 के आइन के तहत किया गया, लेकिन 7 अक्टूबर को जो 1956 का आइन है वो ही नहीं रहता। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो आता है मार्शल लॉ के हक़ में। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि एल्डर्स के हक़ में आया, लेकिन अगर हम देखते हैं उस नज़रिए से, सियासी नज़रिए से, तो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो एक्चुअली आया मार्शल लॉ के हक़ में। और लीगैलिटी दी सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ को। किसके मार्शल लॉ को? अयूब खान के मार्शल लॉ को। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है, जब उसने मार्शल लॉ को लीगलाइज़ किया तो किसी चीज़ का तो सहारा लिया होगा हाई कोर्ट के फ़ैसले को नल एंड वॉइड करने के लिए और मार्शल लॉ को तक़वियत देने के लिए। किस थ्योरी का फ़ैसला लिया? तो वो जो थ्योरी है वो थी कैल्सन्स थ्योरी। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आता है तो क्या हुआ? एक तो मार्शल लॉ लीगलाइज हुआ, दूसरा FCR वापस से अपनी पोजीशन पे आ गया जो उसकी पोजीशन थी। तो जो 200 की सज़ा थी वो वैसी की वैसी रही। इट्स मीन यहाँ पे 2-3 जो है वो मामलात हुए। एक तो आइन ख़त्म हो गया, ठीक है, दूसरा मार्शल लॉ लीगलाइज हो गया, तीसरा जो एल्डर्स का फ़ैसला था वो वैसे का वैसे ही रहा। फिर चौथी बात ये है कि जो FCR था उसकी पोजीशन वहीं की वहीं रही और वो जो 200 समझ रहा था कि वो निकल जाएगा इस सज़ा से, उसकी जो सज़ा है वो वापस रीस्टोर हो गई। जो सज़ा थी वो बिल्कुल वही रही। इसमें भी जो काउंसिल है 200 की तरफ से, जो काउंसिल था जिसको हम पेटिशनर के नाम से भी याद रखते हैं, वो SM ज़फ़र, और जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रेस्पोंडेंट की तरफ से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंजूर कादिर। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखने हैं। अब ये जो केस है इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? वैसे तो जितना मैंने बताया सारा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि 200 को कौन से लॉ के तहत और कौन से सेक्शन के तहत सज़ा हुई। ठीक है, वो FCR है और सेक्शन 11 है। किसने सज़ा दी? एल्डर्स कौंसल ने या लॉयर जिरगा ने। फिर जो 200 की फैमिली है उसने इस सज़ा के ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया? लाहौर हाई कोर्ट में पेटिशन दायर की, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत की? 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत की। ठीक है, फिर जो हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो जो जिरगा है उसके ख़िलाफ़ आया। जिरगा ने क्या किया? अपील की सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जिरगा के हक़ में, और साथ में जो मार्शल लॉ लगा 7 अक्टूबर 1958 को उसके हक़ में आया। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो 4 जजेस का बेंच है, और साथ में जो चीफ़ जस्टिस है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। 200 केस में पता नहीं कितनी दफ़ा आ चुका है। चीफ़ जस्टिस का नाम मोहम्मद मुनीर है। ठीक है, ये केस और जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का केस है इसमें चीफ़ जस्टिस का जो नाम है वो सेम है, मोहम्मद मुनीर। यहाँ पे 4 जजेस का बेंच है। जो मौलवी तमीज़ुद्दीन खान का केस है उसमें 5 जजेस का बेंच है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस केस में, और या आप इस केस के फैक्ट्स को याद रख लें या आप इन क्वेश्चन को याद रख लें, बात एक ही है, क्योंकि कड़ी से कड़ी मिलती है तभी आपका जो केस है वो मुकम्मल होता है। मज़ीद किसी बात की समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा।
अगला जो केस अब हम देखने वाले हैं वो है मिस आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये केस कब वजूद में आता है? ये केस तब वजूद में आता है जब याहिया खान के दौर में मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत नाजायज़ गिरफ्तारियाँ होती हैं, और उन्हीं नाजायज़ गिरफ्तारियों में एक गिरफ्तारी होती है आसमा जिलानी के फादर की, और दूसरी जो गिरफ्तारी है वो ज़रीना गौहर के शौहर की होती है। जब ये दोनों ख़वातीन इस बिला वजह डिटेंशन के ख़िलाफ़ कोर्ट में जाती हैं तब ये केस वजूद में आता है। तो ये छोटा सा इसका मैंने आपको बताया है फैक्ट, ठीक है। तो अगर आप इतना ही याद रख लेते हैं तो काफ़ी है, आपके जो टेस्ट है आपका उसके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके की पॉइंट्स कि इस केस में इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले इस केस में इम्पॉर्टेंट ये है कि ये केस था किसके मुतालिक? ये केस मार्शल लॉ के तहत होने वाली डिटेंशन के मुतालिक था, ठीक है। अब जो ख़ातून हैं आसमा जिलानी, उनका क्या रिश्ता था ग़ुलाम जिलानी के साथ? तो जो आसमा जिलानी है उनका मलिक ग़ुलाम जिलानी के साथ बाप बेटी का रिश्ता था। मलिक ग़ुलाम जिलानी आसमा जिलानी के फादर थे, जबकि जो ज़रीना गौहर हैं उनका अल्ताफ़ गौहर के साथ जो रिलेशन था वो मियाँ बीवी के था, स्पाउस थे दोनों, ठीक हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया। नेक्स्ट ये है कि ठीक है ये डिटेंशन हुई, एक तो किसके दौर में हुई, दूसरा ये डिटेंशन किसके तहत हुई। ये जो डिटेंशन है ये याहिया खान के दौर में हुई, और जिस रेगुलेशन के तहत हुई उसको हम कहते हैं मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 ऑफ 1971। फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आसमा जिलानी ने पटिशन कहाँ दायर की और ज़रीना गौहर ने पटिशन कहाँ दायर की। जो आसमा जिलानी हैं उन्होंने पटिशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में, और ज़रीना गौहर ने इस डिटेंशन के ख़िलाफ़ जो पटिशन दायर की थी वो की थी बलूचिस्तान सिंध हाई कोर्ट में, ठीक है। ये लफ्ज़ याद रखना है, बलूचिस्तान सिंध हाई कोर्ट में ज़रीना गौहर ने की थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या आया इस पटिशन के ऊपर। इस पटिशन के ऊपर जो कि हेबस कॉर्पस की पटिशन थी, आर्टिकल 98 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के तहत ये की गई थी। इस पटिशन पे जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आता है वो दोनों ख़वातीन के ख़िलाफ़ आता है, ठीक है। जो आसमा जिलानी है, जो ज़रीना गौहर है, दोनों के ख़िलाफ़ आता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पटिशन एक जैसे ही हैं और एक ही एक्ट के तहत की गई थी, इसलिए अब जब मैं आपको सिर्फ मिस आसमा जिलानी का बताऊंगी तो आपने ज़रीना गौहर का ऑटोमेटिकली समझ लेना कि वो भी फ़ैसला सेम ही जा रहा है, क्योंकि काम एक हुआ, डिटेंशन सेम रेगुलेशन के तहत है, तो जो भी आगे प्रोसीजर है वो सेम टू सेम चलेगा। तो जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने फ़ैसला दे दिया आसमा जिलानी के ख़िलाफ़। अब जब फ़ैसला आसमा जिलानी के ख़िलाफ़ आता है, यानी इन दोनों ख़वातीन की या मिस आसमा जिलानी की जो पटिशन है वो रिजेक्ट हो जाती है हाई कोर्ट की तरफ से, तो फिर क्या होता है, फिर अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब जब अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, एक तो उसके सामने ये क्वेश्चन होता है कि आया जो फ़ैसला किया गया था डोसो केस में वो सही भी था कि नहीं था। ये क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि डोसो केस में भी मार्शल लॉ को लीगलाइजेशन दी गई थी स्टेट नेसेसिटी की बुनियाद पे। यहाँ पे भी जो बैगिंग की जाती है वो स्टेट नेसेसिटी की ही की जाती है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत हमें मार्शल लॉ को लगाने की इजाज़त दी जाए और मार्शल लॉ को सही करार दिया जाए। एक तो ये क्वेश्चन होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि जो हाई कोर्ट है उसने फ़ैसला दिया आर्टिकल 98 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1962 के तहत, क्या हाई कोर्ट ये इख्तियार रखती भी है या नहीं। तो ये जब दोनों क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं और जब इन पे गौर फ़िक्र किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस फ़ैसले पे पहुंचती है कि जो फ़ैसला डोसो केस में किया गया था वो गलत था। जिस थ्योरी का सहारा, जो कि कैल्सन थ्योरी थी, उस थ्योरी का सहारा जब लिया गया था डोसो केस में वो गलत था। जो नज़रिया ज़रूरत था वो गलत था। इट्स मीन कि जो डोसो केस में फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का वो गलत था। अब जब ये तमाम बातें गलत थीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मार्शल लॉ है, जो इस वक्त मुल्क में मौजूद है मार्शल लॉ, वो इल्लीगल है, इल्लिजिटिमेट है,
ठीक है, वो आइन के ख़िलाफ़ है। और सेकेंडली ये जो सहारा लिया गया है इसका आइन का और दूसरा स्टेट नेसेसिटी का, ये भी गलत है। और जो फ़ैसला 200 केस में हुआ था वो तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है, ठीक हो गया। फिर साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहया ख़ान के लिए, विच इज़ यूसर्पर। यूसर्पर का मतलब होता है गासिब। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो यहया ख़ान है ये गासिब है और ये जो हमारा मुल्क है उसके ऊपर मुसल्लत होकर बैठा है। और गासिब आपको पता वो शख्स होता है जो किसी दूसरे का हक़ खा रहा होता है, ठीक है। तो यूसर्पर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया यहया ख़ान के लिए। डिटेंशन जो थी वो टोटली इल्लिजिटिमेट करार दे दी गई इस केस में। और आखिरकार जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, या आप कह सकते हैं यहया ख़ान के ख़िलाफ़, और जो ज़रीना गौहर और आसमा जिलानी ने पिटीशन दायर की थी उसके हक़ में आया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वाज़े की कि जो डिटेंशन है वो बिल्कुल गलत है, इल्लिजिटिमेट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी को बिला वजह गिरफ़्तार करें और हब्स बेजा में रखें, ठीक है। ये मुकम्मल जो की पॉइंट्स हैं। अब आप कहेंगे कि ये की पॉइंट्स क्या हैं। देखें ये जितनी डिटेल है ये सारी की सारी की पॉइंट है, ठीक है। इसमें फिर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, चीफ़ जस्टिस का नाम विच इज़ हमूदुर रहमान। और टोटल जितने जजेस का ये बेंच था वो 5 जजेस थे। मज़ीद इस केस में कुछ लफ्ज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक तो यूसर्पर का लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है, दूसरा जो डिटेंशन है उसके लिए नल एंड वॉइड करार दिया गया था। जो मार्शल लॉ है उसका स्टेटस इलीगल और इलिजिटिमेट था, ठीक है। और ये जो फ़ाइनल वर्डिक्ट है, फ़ाइनल फ़ैसला इन फेवर ऑफ आसमा जिलानी एंड ज़रीना गौहर दोनों के हक़ में ही था। और फिर इसमें काउंसिल के नाम है कि जो काउंसिल है वो अपीलांट्स की तरफ से जो काउंसिल थे वो मोहम्मद अनवर और मंजूर कादिर, ठीक है। और जो काउंसिल फॉर स्टेट वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा थे, ठीक हो गया। तो ये जो चंद एक पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हीं को याद कर लेंगे तो आपका जो लॉ गेट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आसमा जिलानी केस के बाद अब जो अगला केस हम देखने वाले हैं वो है बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और ये जो केस है इसकी स्टोरी भी तकरीबन मिलती जुलती है आसमा जिलानी केस के साथ। ये केस वजूद में तब आता है जब ज़ियाउल हक जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रीअरेस्ट कर लेता है और नुसरत भुट्टो जो कि अहलिया होती हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, वो इस रीअरेस्ट के ख़िलाफ़ पटिशन दायर करती हैं और उस पटिशन के नतीजे में ये केस वजूद में आता है। अब इस केस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये केस था किसके मुतालिक, ये केस भुट्टो के रीअरेस्ट के मुतालिक था और उसी रीअरेस्ट को जब चैलेंज किया गया तो ये केस वजूद में आया। फिर सेकंड नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ कब लगाया मुल्क में। ज़ियाउल हक ने 5 जुलाई 1977 यानी कि 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ लगाया। फिर अगेन है कि इस केस में क्या चीज़ दोबारा से अपील की गई, ये वही थ्योरी है जो सबसे पहले मार्शल लॉ को तक़वियत देने का बायस बनी। और अगेन वो जो कैल्सन थ्योरी है, वो जो स्टेट नेसेसिटी नज़रिया ज़रूरत है, उसको फिर से यहाँ पे अप्लाई किया गया, ठीक है। यही जो 2 थ्योरीज़ हैं इनको आसमा जिलानी केस में भी अप्लाई करना था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि जो 200 केस का फ़ैसला है वो गलत है। पर यहाँ पे आके अगेन बाजी पलट जाती है और इस केस में अगेन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये जो स्टेट नेसेसिटी है और जो कैल्सन थ्योरी है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। तो फिर इस केस में जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीफ़ जस्टिस का नाम है जिन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने में अपना एक अहम किरदार अदा किया, तो उनका नाम था अनवारुल हक। 9 जजेस का ये बेंच था। फिर इस केस में इम्पॉर्टेंट है पटिशनर और जो काउंसिल हैं स्टेट काउंसिल, उनका नाम इम्पॉर्टेंट है। काउंसिल फॉर पटिशनर की अगर मैं बात करूं तो याहिया बख्तियार नुसरत भुट्टो की तरफ से, और जो स्टेट की तरफ से जो काउंसिल थे वो शरीफुद्दीन पीरज़ादा थे, ठीक है। इस केस में नज़रिया ज़रूरत को डिफ़ाइन किया गया, उसको डिफेंड किया गया और अगेन वो जो नज़रिया ज़रूरत है जिसको हम स्टेट नेसेसिटी का नज़रिया कहते हैं वो अप्लाई किया गया।
और फाइनल जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो इन फेवर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, या आप स्टेट कह सकते हैं और मार्शल लॉ के हक़ में भी कह सकते हैं, और अगेंस्ट था नुसरत भुट्टो के। यहाँ पे जो फाइनल अफेक्ट होता है इस फैसले का वो ये था कि रिमूवल ऑफ भुट्टो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो वैलिड थी। जो भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था, उसकी जो हुकूमत गिराई गई और उसके बाद जो मार्शल लॉ लगाया गया वो बिल्कुल सही लगाया गया था। और जो ये रिट दायर की गई थी नुसरत भुट्टो की जानिब से वो की गई थी आर्टिकल 184(3) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के तहत, और हैबस कॉर्पस की ये रिट दायर की गई थी। अब ये जो हैबस कॉर्पस की रिट है ये आसमा जिलानी केस में भी है। तो इससे आपको ये पता चला कि जब भी कहीं कोई शख्स बिला वजह गिरफ्तार होता है, बिला वजह हिरासत में रखा जाता है, नज़रबंद किया जाता है, तो उस शख्स को बाहर निकलवाने के लिए जो हमने रेमेडी इख्तियार करनी होती है वो हैबस कॉर्पस की है। और हमेशा जब भी कोई शख्स बिला वजह गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में रखा जाता है, तो हैबस कॉर्पस की रिट की जाती है। ठीक है, इस केस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चीफ जस्टिस का नाम, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है काउंसल्स के नाम। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो आपने इनको अपनी तैयारी का हिस्सा रखना है। नुसरत भुट्टो केस के बाद नेक्स्ट जो केस है वो नवाज़ शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये केस तब वजूद में आता है जब सदर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए रातों रात असम्बलियाँ तोड़ देता है, और ये जो असम्बलियाँ तोड़ी गई होती हैं और सदर ने ये जो एक्शन लिया होता है, इस एक्शन के ख़िलाफ़ उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जब पटिशन दायर करता है कि ये जो एक्ट है सदर का ये गलत है और बेबुनियाद है, तो इसके लिए मुझे दादरी सी चाहिए। जब ये पटिशन दायर होती है तो उस पटिशन के साथ ये केस वजूद में आता है। ये तो है इसके फैक्ट्स। अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। तो ये केस कैसे वजूद में आया? ये केस तब वजूद में आया जब सदर ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की। ठीक है, असम्बलियाँ तोड़ दी। सदर का नाम क्या था? ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान था। सदर के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ क्या किया गया? सदर के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने पटिशन दायर की, और ये जो पटिशन है ये आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की, और इस पटिशन का जो नाम है वो मैंडामस है। ठीक है, यही बात मैं आपको समझाने वाली थी कि ये जो केस है ये मौलवी तमीज़ुद्दीन ख़ान केस के साथ मिलता जुलता केस है। मुकम्मल हक़ाइक़ नहीं मिलते होते, लेकिन मिलता जुलता केस ऐसे है कि वहाँ पे भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई, यहाँ पे भी बिला वजह सदर ने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की। ठीक है, और सदर ने ये जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व की ये किस आर्टिकल के तहत की? आर्टिकल 58(2)B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंडर। फिर जो इस केस में चीफ़ जस्टिस थे उनका नाम है नसीम हसन शाह। 11 जजेस का ये बेंच था। ठीक है, एक जज जो फ़ैसला आया इस केस में उसके साथ मुत्तफ़िक नहीं थे, तो उनका नाम है साजिद अली शाह। ठीक है, डिसेंटिंग जज का जो नाम है वो साजिद अली शाह है। काउंसल्स की मैं बात करूँ तो काउंसल फॉर पटिशनर नवाज़ शरीफ की तरफ से जो काउंसल थे उनका नाम खालिद अनवर, और जो प्रेसिडेंट की तरफ से थे वो अज़ीज़ ए मुंशी, ठीक है, और शरीफुद्दीन पीरज़ादा, ये दोनों थे। और इस केस का फ़ैसला क्या आया? इस केस का जो फ़ैसला था वो ये था कि जो प्रेसिडेंट का ऑर्डर है वो आउट ऑफ स्कोप है, नॉट विद इन पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 58(2)B, यानी कि वो जो 58(2)B आर्टिकल पावर दे रहा है प्रेसिडेंट को उसके मुताबिक नहीं है। अपनी मन मर्जी करते हुए जो प्रेसिडेंट है उसने क्या किया? उसने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सदर के फ़ैसले को आउट ऑफ स्कोप करार नहीं दिया था, बल्कि वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 17 भी करार दिया था, और इसके अलावा जो आर्टिकल 2A है उसको सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन है उसको सब्सटेंटिव पार्ट भी करार दिया गया था इस केस में। और जो फाइनल वर्डिक्ट है इस केस का, फाइनल फ़ैसला है वो इन फेवर ऑफ नवाज़ शरीफ था और अगेंस्ट था प्रेसिडेंट के। ठीक है, और इस फ़ैसले के नतीजे में क्या हुआ? इस फ़ैसले के नतीजे में नेशनल असम्बली कैबिनेट वो रीस्टोर्ड हो गई इमीडिएटली। इमीडिएटली का मतलब है फौरी तौर पे जो पहले की उनकी पोजीशन थी, जिस तरह पहले हुकूमत चल रही थी सेम वैसे ही चलने लग गई।
तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है इस केस में। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीफ जस्टिस का नाम, फिर जो इम्पॉर्टेंट है वो आर्टिकल 184(3) और फिर कितने जजेस का बेंच था। यस, ये जो 11 जजेस बेंच है ये क्वेश्चन 2 से 3 दफ़ा आ चुका है इस केस में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी मज़ीद आपने जो है इन तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। अगला केस जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वो है अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। अगर इस केस के हक़ाइक़ की मैं बात करूं तो 2 से 3 लाइंस में मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं। ये जो केस है ये जजेस की अपॉइंटमेंट्स का ही केस था, इसको जजेस केस भी कहा जाता है। और इस केस के ज़रिए ये तय किया गया कि आखिरकार जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी और उसमें जो एग्जीक्यूटिव का रोल है वो कितना होगा और कहाँ तक होगा। ठीक है, बस इतना जानना आपके लिए फ़िलहाल ज़रूरी है, क्योंकि ये रिवीजनल लेक्चर है तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगी। अब मैं बात करती हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये केस था किसके मुतालिक। ये केस जजेस की अपॉइंटमेंट्स के मुतालिक था। ठीक है, इस केस में सेकंड पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो आर्टिकल्स हैं। एक तो आर्टिकल 177 177 और दूसरा जो आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है वो आर्टिकल 193 है। ये दोनों आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। अब एग्जामिनर की मर्जी है आपको एक आर्टिकल दे के क्वेश्चन पूछ ले या दोनों आर्टिकल एक साथ दे के आपसे सवाल पूछ ले। और जो आर्टिकल 184(3) है उसको भी आपने जहन में रखना है। अगर एग्जामिनर उसकी तरफ जाएगा तो फिर ये जो आर्टिकल है 184(3) ये प्रीवेल करता है। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। फिर इस केस में जो अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है वो चीफ जस्टिस का नाम है। देखें, अभी तक हमने जितने भी केसेस किए हैं उन तमाम के तमाम में चीफ जस्टिस का नाम इम्पॉर्टेंट है। इस केस में जो चीफ जस्टिस का नाम है वो साजिद अली शाह है और ये 5 जजेस का बेंच था। ठीक है, और जो पेटिशनर है उनके नाम है रईसुल मुजाहिद, हबीबुल वहाब एंड अदर्स। बाज़ दफ़ा ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है तो इसलिए मैंने आपको बताया। काउंसिल फॉर पेटिशनर की अगर मैं बात करूँ तो अकरम शेख, ये उनका नाम है, ये भी आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आपको बताने लगी हूँ। अल जिहाद ट्रस्ट केस में कम से कम 4 से 5 दफ़ा यही सवाल आया। ठीक है, जब भी मैंने देखा अल जिहाद ट्रस्ट केस में से क्वेश्चन है तो ज़्यादातर यही है। और वो क्या है, वो एक लफ्ज़ है इस केस में जिसको डिफाइन किया गया। वो लफ्ज़ है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब यही होता है ना, किसी से मशवरा करना, किसी के साथ बातचीत करना, उसकी राय लेना। ठीक है, ये जो लफ्ज़ है कंसल्टेशन, ये इस केस में डिफाइन किया गया, बताया गया कि जो कंसल्टेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, इस केस में कंसल्टेशन की जो डेफिनेशन है वो बयान की गई, जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप हमेशा पूछते हैं इसमें से क्या याद रखें क्या ना रखें। देखें, जब मैंने आपसे कह दिया कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इट्स मीन ये वाक़तन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं कभी भी बिला वजह नहीं कहती हूँ कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मैंने उस चीज़ को सॉल्व किया है तो मुझे पता है, मैं अपने तजर्बे से आपको बता रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जहन में रखिएगा। ये है जी कंसल्टेशन, जो कि होनी चाहिए शुड बी अफेक्टिव, मीनिंगफुल, परपोसिव, कंसेंसस ओरिएंटेड, लिविंग नो रूम फॉर कंप्लेंट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस और अनफेयर प्ले। अब ये जो पूरी की पूरी लाइन है ये एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है। इसमें अफेक्टिव भी इम्पॉर्टेंट है, मीनिंगफुल भी, परपोसिव भी और बाकी जितने भी अल्फाज हैं वो भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जामिनर क्वेश्चन देता कैसे है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, जो एग्जामिनर है वो आपको क्वेश्चन देता है डैश शुड बी अफेक्टिव, मीनिंगफुल एंड सो ऑन। तो अगर आपको पता होगा कि इस केस में कंसल्टेशन का ही जिक्र है, उसको ही डिफाइन किया गया, तो फिर ही आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। अब एग्जामिनर आपको कंसल्टेशन में से ही नए तरीके से क्वेश्चन देता है, जैसे वो कहता है कंसल्टेशन शुड बी अफेक्टिव, मीनिंगफुल डैश। ठीक है, और कंसेंसस ओरिएंटेड एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो उसने डैश में जो लफ्ज़ है ऑप्शन के तौर पे परपोसिव आना चाहिए। अब अगर आपको इसकी डेफिनेशन एज इट इज़ याद है तभी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो डेफिनेशन है इस केस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चीफ जस्टिस का नाम इम्पॉर्टेंट है, ये जो डेफिनेशन है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा।
अब इस केस के फैसले की बात करते हैं कि इस केस में फैसला क्या आया। इस केस में फैसला ये आया कि जो जजेस की तैनाती है उसमें चीफ जस्टिस का ओपिनियन प्रीवेल करेगा। ठीक है, सबसे पहले उसका जो ओपिनियन है उसको हम देखेंगे, परखेंगे कि जो भी वो फैसला करेगा वो पहले आएगा। फिर जो भी सीनियर जज है, वो मोस्ट सीनियर जज है, वो चीफ जस्टिस बनने का अहल होगा। ठीक है, उसको चीफ जस्टिस बनना चाहिए। और फिर जो एक और फैसला है वो ये है कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन है उसकी पावर चीफ जस्टिस के पास होगी और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं फाइनल डिसीजन की कि अब इसका फाइनल डिसीजन क्या था, तो वो जो लफ्ज है वो है इन फेवर ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और अगर इस केस के अफेक्ट की बात की जाए तो इसमें एग्जीक्यूटिव का रोल कम किया गया था। ठीक है, और जो भी अबहाम थे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में और जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट्स का उसमें वो दूर कर दिए गए थे। और ये जो केस है इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ और फाइनली हमें पता चला कि हमने जजेस की अपॉइंटमेंट करनी कैसे है और किसका ओपिनियन है, किसकी राय है, जिसको हमने बस उतनी अहमियत देनी है जितनी ज़रूरत है। इसके अलावा एक और लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट है इस केस में, वो प्रेसिडेंट का लफ्ज़ है। बाज़ दफ़ा आपसे पूछ लिया जाता है कि इस केस में एक तो एग्जीक्यूटिव का रोल कम किया गया था, दूसरा किसका किया गया था, वो प्रेसिडेंट है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो जजेस की तैनाती होती है उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का जो लफ्ज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड लास्ट केस है आपके सिलेबस का जो कि है ज़फ़र अली शाह केस। और ये जो केस है ये तब वजूद में आता है जब मुल्क में चौथा मार्शल लॉ लगता है और चौथा मार्शल लॉ लगाता है परवेज़ मुशर्रफ 1999 में। ठीक है, और ये जो मार्शल लॉ है इस मार्शल लॉ में परवेज़ मुशर्रफ की कोशिश होती है कि वो जो भी एक्ट करे, जो भी काम करे, जिस तरीके से मुल्क को चलाए उसको कोई पूछे ना, उसको कोई क्वेश्चन ना करे। ठीक है, इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसने आइन में तब्दीलियां भी की और बाद में उस पर जो आर्टिकल 6 है हाई ट्रीजन यानी कि संगीन गद्दारी का जो आर्टिकल है वो भी लगा और उसके तहत उसको सजा भी हुई। अब मुशर्रफ के इस एक्ट को चैलेंज किया उस वक्त के रुकने पार्लियामेंट ज़फ़र अली शाह ने और उस चैलेंज के साथ ये केस वजूद में आया। अब हम बात करते हैं इस केस के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से जो एमरजेंसी प्रोक्लेम की गई वो कौन सी तारीख को की गई, तो वो है 14 अक्टूबर 1999, 14 अक्टूबर 1999 को। अब ये जो एमरजेंसी क्लेम की गई परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से किसी चीज़ का तो सहारा लेके की गई थी। वो क्या चीज़ थी, वो स्टेट नेसेसिटी का नज़रिया था, वही नज़रिया ज़रूरत जिसने शुरू से लेके अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ी। ठीक है, उसी के तहत ही दोबारा से ये एमरजेंसी नाफिज की गई। अब इस एमरजेंसी के नतीजे में हुआ क्या कि जो नेशनल असम्बली है, सेनेट है और प्रोविंशियल असम्बलीज यानी कि जो पार्लियामेंट है वो सस्पेंड हो गई। अब जब ये असम्बली सस्पेंड होती हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी सस्पेंड हो जाता है। यहाँ तक तो बात थी ठीक, ये तो पहले भी होता है ना कि हमारी असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाती रही हैं और फिर कभी रिस्टोर हो जाती रही हैं, कभी वैसे ही ख़त्म हो जाती रही हैं, ये तो बात थी ठीक। लेकिन यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से एक नया काम किया गया जो पहली दफ़ा इस केस में हुआ, वो ये था कि एक जो लीगलिटी दी गई 1999 मिलिट्री कॉप एमरजेंसी और उसी के साथ पीसीओ नाफिज किया गया जिसे कहते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पीसीओ 1999। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर क्या था, ये ऑर्डर परवेज़ मुशर्रफ की मोनोपोली को जाहिर करता था। यानी कि इस ऑर्डर के तहत परवेज़ मुशर्रफ का ये कहना था कि वो मुल्क में कुछ भी करे, वो कोई भी स्टेप ले, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इट्स मीन कि मुल्क की भाग दौड़ के लिए वो जिस तरह के भी फैसले लेता है उसको कोई सवाल ना पूछे कि भाई ये तुमने क्यों किया है। ठीक है, अब ये जो स्टेप है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। एक ऐसा स्टेप जो आप कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़ के उठाते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को सब कुछ समझते हैं, ना आपके नज़दीक किसी कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत है ना किसी हुकूमत की अहमियत है। ठीक है, तो इसलिए इस केस में ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल लफ्ज़ है ये इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कि मुशर्रफ ने जो स्टेप उठाया वो कौन सा था, वो था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप। और ये जो स्टेप है
इस स्टेप की बुनियाद पे मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी का मुकदमा चला और फिर बाद में उसको सज़ा भी सुनाई गई। अब मुशर्रफ के इस स्टेप के खिलाफ जो आगे आए वो ज़फ़र अली शाह, और ज़फ़र अली शाह कौन थे? उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ठीक है, बेशक आप मेंबर पार्लियामेंट समझ लें या मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली समझ लें, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो वो आगे आए, उन्होंने पटिशन दायर की, और ये जो पटिशन है ये आर्टिकल 91(4) और आर्टिकल 184(3) के तहत की, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के ये दोनों आर्टिकल हैं। फिर इस केस में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसका नाम इरशाद हसन खान और 12 जजेस का ये बेंच था। अगेन इस केस में वो जो स्टेट नेसेसिटी, स्टेट सर्वाइवल का जो नज़रिया है उसको प्लीड किया गया और कहा गया कि बहुत ज़रूरत है मुल्क को इस जो मोनोपोली की और इस मार्शल लॉ की, तो हमें इस मार्शल लॉ की इजाज़त दी जाए। अब अगर इस केस के फैसले की बात की जाए तो इस केस का फैसला परवेज़ मुशर्रफ के हक में और ज़फ़र अली शाह के खिलाफ आता है, और ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप था और जो मिलिट्री टेक ओवर था हमारे मुल्क का, उसको सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ देती है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देती है। वो कहती है कि ये जो काम हुआ है नज़रिया ज़रूरत के तहत बिल्कुल ठीक हुआ है, इसलिए पटिशन रिजेक्ट हो जाती है और डिसीजन आ जाता है इन फेवर ऑफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ। पीसीओ इम्पॉर्टेंट है, प्रोविंशनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, ये इसकी मुकम्मल फॉर्म है। ठीक है, और साथ ही परवेज़ मुशर्रफ को कहा जाता है कि 3 साल के अरसे के अंदर अंदर जनरल इलेक्शन करवाओ। फिर इसी केस में एक और अजीबोगरीब फैसला देती है हमारी सुप्रीम कोर्ट, वो हक दे देती है, वो पावर दे देती है मुशर्रफ को, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव था, उसको कि आप आइन में तरमीम कर सकते हैं, लेकिन जो आइन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये जो पावर है ये 2/3 मेजॉरिटी की पावर है, मतलब कि एक अकेला बंदा कभी भी आइन को तब्दील नहीं कर सकता, उसमें तरमीम नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक अकेले बंदे को उस तरह की पावर दे दी गई कि अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको किसी दूसरे शख्स की ज़रूरत ही नहीं। इस केस के फाइनल इफेक्ट की बात की जाए तो ज़फ़र अली शाह की पटिशन रिजेक्ट हो जाती है और जो परवेज़ मुशर्रफ है उसको टेक ओवर दे दिया जाता है पूरे मुल्क का, और साथ ही जो पीसीओ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि अब्यूज़ ऑफ पावर बाय पब्लिक ऑफिसर फॉर प्राइवेट गेन इज़ कॉल्ड, इसका जो राइट ऑप्शन है वो करप्शन है। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ना लगा के आएगा, वो गलत है। ठीक हो गया। तो इसी के साथ ही ये जो मार्शल लॉ है ये 2008 तक चला और फाइनली 2008 में जाके इलेक्शन हुए थे। तो यही इस केस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और यही आपने याद रखने हैं। अगर मैं बात करूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और इसके अलावा ये जो अभी करप्शन वाला बताया है ये चीफ जस्टिस का नाम, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस केस के हवाले से। इसका मतलब ये नहीं है बाकी नहीं करने, इसका मतलब ये है कि ये जो बता दिए गए हैं इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। नेक्स्ट एंड लास्ट केस असवंद यार वाली केस है, और इस केस के हक़ाइक़ की मैं बात करूं तो ये केस तब वजूद में आता है जब मुशर्रफ का ही बनाया गया एक ऑर्डिनेंस इस तरीके से मुतारिफ़ करवाया जाता है जिसमें जो अपोजिशन है उसका ये ख्याल होता है कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये इंतकामी कार्रवाई, इससे मुल्क में कोई बेहतरी तो क्या ही आएगी, बल्कि ये इंतकाम लेने के लिए ये जो ऑर्डिनेंस है बनाया गया है। तो इसके खिलाफ जब वो कोर्ट में जाते हैं तो फिर ये केस वजूद में आता है। मज़ीद हम देखते हैं कि लॉ गेट के हवाले से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं इस केस में। सबसे पहले ये जो केस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी वायरस ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 का केस है, 1999 का। ठीक है, इसमें जो पेटिशनर है वो खान असफंद यार वाली एंड अदर्स के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, और रेस्पोंडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रहेगी। नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसको किसने लागू किया था? जनरल परवेज़ मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान ने लागू किया। फिर अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि नैब ऑर्डिनेंस का मकसद क्या था, पर्पस क्या था। तो जो नैब ऑर्डिनेंस है उसका मकसद और उसका जो पर्पस था वो था कम्बैट करप्शन, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड वाइट कॉलर फाइनेंशियल क्राइम्स। ये जो करप्शन होती है इसको ख़त्म करना, जिन्होंने पैसा लूटा है उनसे वापस लेना, ये इसका पर्पस था।
ठीक है। और ये जो पिटीशन फाइल की गई असफंद यार वली ने की, कौन से आर्टिकल के तहत की? आर्टिकल 184(3) के तहत की। और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका नाम इम्पॉर्टेंट है इरशाद हसन खान। देखिए बाज़ दफ़ा ये ए से लिखा होता है, बाज़ दफ़ा ये आई से लिखा होता है, तो जो आपको करीब तर लगे उसका आपने ऑप्शन चूज़ करना है। और 4 मेंबर्स का ये बेंच था। फिर एक और चीज़ है कि इसमें एक्चुअली चैलेंज क्या किया गया, चैलेंज किसको किया गया? एक तो नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया, दूसरा इसमें जो बेहतर इसकी स्टेटमेंट है वो ये है, रिट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट ऑफ नैब ऑर्डिनेंस एंड वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स वाली बात को तो हम बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर मार देते हैं क्योंकि कभी आई नहीं ला गेट में, लेकिन ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था कि उसने पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी और जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके फेवर में फ़ैसला कर दिया था। और ये आपको पता है कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस है ये मुशर्रफ ने तैनात किया था, वही लेके आया था इसको। अगर इस केस के फाइनल इफेक्ट की बात की जाए तो फाइनल इफेक्ट में एक तो लीगलाइजेशन मिल गई नैब ऑर्डिनेंस को, ठीक है। फिर जो एस्टैब्लिशमेंट है लेजिटिमेसी ऑफ द एंटी करप्शन मैकेनिज्म अंडर द मिलिट्री रजीम, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म था एंटी करप्शन का ये मिलिट्री रजीम के अंदर कायम हुआ और किसकी मुआवनत से हुआ? सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत से हुआ। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो यही इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या है इस केस में? सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है और कम से कम 4 से 5 दफ़ा आ चुका है या शायद इससे भी ज़्यादा दफ़ा आया, बहरहाल जब भी ये केस आता है लॉ गेट में मेरी नज़र में तो यही आता है क्वेश्चन। वो ये है कि ये केस कौन सा है, इस केस में किसको चैलेंज किया गया? तो नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया। अब जो नैब है उसकी पूरी फॉर्म क्या है? जो नैब है उसकी पूरी फॉर्म है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999। ये भी आपने याद रखनी है। फिर आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि वो केस बताएं जिसमें नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि असफंद यार वली का वो केस है जिसमें नैब ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया। बाकी चीफ जस्टिस का नाम इम्पॉर्टेंट है और ये जो नैब ऑर्डिनेंस है ये लेके कौन आया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, परवेज़ मुशर्रफ लेके आया था, ठीक है। तो इसी के साथ ही रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का सिलेबस मुकम्मल होता है और ये जो मुकम्मल लेक्चर है इसमें मैंने हत्तल मकान कोशिश की है कि मैं आपको टू दी पॉइंट ही तैयारी करवाऊं ताकि वो जो स्टूडेंट्स जिनसे लंबी लंबी तफसील याद नहीं होती, एक तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ भूल जाते हैं, उनको आसानी हो सके। मज़ीद किसी बात की समझ ना आई हो, कोई पॉइंट मिस हुआ हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से अपना एग्ज़ाम दे के आएँ और कम से कम इस सब्जेक्ट में 5 में से 5 नंबर आपके लाजमी आने चाहिए। मज़ीद कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।